को हुआ था, जिसके अंदर कैप्टन आलोक बंसल जी ने इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ इन ईस्टर्न लद्दाख के ऊपर पूरा एक विवरण दिया था, जिसके एक सही माहिती कि क्या वहां पे चल रहा है और कहाँ कहाँ पे क्या पोजीशन अभी है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आलोक जी ने हमें दी थी। अभी हमारा दूसरी श्रृंखला है जिसमें हमें शक्ति सिन्हा जी चाइना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमें बताएंगे। इस पूरे श्रृंखला के अंदर इस द्वितीय चैप्टर में हमने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है कि कुछ एकेडमिक कोलैबोरेशन किया हुआ है, जिससे कुछ इस विषय को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। गुजरात के कुछ नामी यूनिवर्सिटीज और नामी कॉलेजों के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है और इसी विषय को हम धीरे धीरे पूरे गुजरात में पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ इस मीटिंग के अंदर आशुतोष जी भटनागर, जो हमारे मार्गदर्शक है, जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के निर्देशक के रूप में कार्यरत है। अभी रंजीत सिंह ठाकुर जी जुड़ेंगे, जो हमारे सह सेक्रेटरी है अखिल भारतीय टीम के, और आलोक जी बंसल जो निर्देशक है इंडिया फाउंडेशन के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे केंद्रीय टीम की ओर से। श्री अमित भाई धोड़किया, जो यहाँ के हमारे एक अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड इंटरनेशनल स्टडीज MS यूनिवर्सिटी के अभी कार्यरत निदेशक के, वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मैं अजय भाई सोनी, जो श्री गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हुए, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री प्रिंसिपल श्री किशोर सिंह जी चावड़ा, जे शाह आर्ट्स एंड HP देसाई कॉलेज अमरोली, जो एक हमारा एकेडमिक कोलैबोरेशन पार्टनर, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उनकी ओर से श्री चिराग भाई सिद्धपुरा हमारे साथ है। मैं श्री GP गोहिल जी, जो PK कोटावाला कॉलेज, मतलब सबसे बहुत अच्छी कॉलेजों में से पार्टनर की गिनी जाती है, ऐसे कोटावाला कॉलेज के जो रिप्रेजेंटेटिव, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के प्रांत के मंत्री श्री सुरेश भाई पटेल, और जो खजांची हमारे मनोज भाई, जो पूरा टेक्निकल पक्ष ये देखते हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है, एक ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री दो तरीके से होती है। एक तो हिस्ट्री जिसको हम सामान्य हिस्ट्री रहती है, कि जिसके अंदर कुछ घटनाएं के लिए कुछ कारण होते हैं, और दूसरी हिस्ट्री होती है जिसको बिटवीन द लाइन हिस्ट्री कहा जाता है, जो बहुत कम लोग इस पूरे पक्ष को समझ सकते हैं। एक छोटी सी घटना के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। भारत का जो स्वतंत्र समर रहा, उसमें जो 1942 का जो हिंद छोड़ो आंदोलन था, अगर उसको आप एक सिंपल कोशिश में पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो क्रिप्स मिशन फेल हो जाने के बाद जो कांग्रेस 1937 से एक प्रकार से एक स्टैंड लिया हुआ था कि हम पूरे जो ब्रिटिश पावर है उसको हम पूरे वर्ल्ड वॉर के दरमियान समर्थन करेंगे, और इसी प्रकार से वो समर्थन कर रही थी। लेकिन 1942 की जो घटनाएं हुई, जिसमें सबसे बड़ी घटना थी कि एक मार्च 1942 में आजाद हिंद फौज की रचना के बारे में एक ख्याल रखा गया। जून 1942 में सिंगापुर कॉन्फ्रेंस में रास बिहारी बोस जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को इनवाइट किया इसकी लीडरशिप लेने के लिए। उसी समय पर बर्मा का ऑक्यूपेशन ब्रिटिश आर्मी ने किया, और एक तरीके से बर्मा ऐसा लग रहा था कि कभी भी जापान भारत पे अटैक करेगा और जापान को ऑक्यूपाइड करेगा। तो इसी जो ये जो विषय था, उसको लेके कांग्रेस को स्टैंड चेंज करना पड़ा, एंड दे बिगेन द पर्टिकुलरली वेरी पावरफुल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये मूवमेंट, अगर जापान ऑक्यूपाइड भारत को ऑक्यूपाइड करता है तो उसके सामने भी ये मूवमेंट हम शुरू रखेंगे। तो इसी प्रकार से अगर हम सिंपल हिस्ट्री में देखा जाए तो इसके कॉजेस है ओनली कि क्रिप्स मिशन फेल हो जाने के बाद कांग्रेस ने इस मूवमेंट को शुरू किया। लेकिन अगर आप उसके पूरे एनालिसिस को पढ़ेंगे, अगर आप राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक पढ़ेंगे कि मेरा प्रेजेंस डायरी, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो जापान स्टेट था वो हमारे लिए बहुत मुश्किल समय था, किस तरह से हम इसको काउंटर करेंगे, इसके लिए इसी हिंद छोड़ो आंदोलन का शुरू हुआ। इसी तरह अगर आप देख रहे हैं कि जो लास्ट 1-2 सालों से चाइना का जो एग्रेसिव पॉलिसी शुरू हो चुकी है, अगर आप साउथ चाइना सी के बारे में देखेंगे, अगर अलग अलग विषयों को लेकर लद्दाख का स्टैंड ऑफ देखेंगे, तो उसमें कुछ नए उसके चेंजेस आ रहे हैं। तो उसका रीजन क्या है? क्या कुछ इंटरनल क्राइसिस से चाइना जूझ रहा है? इंटरनल क्राइसिस हमेशा चाइनीज हिस्ट्री का पार्ट रहा है। आप देखेंगे माओ के टाइम पे आप देखेंगे, अगर वो 1941 से जो वहाँ की जो 2 नेशनल पार्टी की लड़ाई हुई, जिसके बाद ताइवान का गठन हुआ, उस सारा विषय को लिखेंगे कि जो इंटरनल क्राइसिस है दैट लेड टुवर्ड द चेंज ऑफ द चाइनीज स्टैंड। तो इस विषय पे आज हमारे साथ शक्ति सिन्हा जी हमारे साथ आज व्याख्यान देने वाले हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि शक्ति सिन्हा जी का परिचय मैं आपके सामने कर रहा हूँ।
ऐसे शक्ति सिन्हा जी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है। आप जानते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा को पास करना यह कितना मुश्किल है। तो उस मुश्किल परीक्षा से वो पास, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन की। ज्यादातर ऐसा होता है कि ब्यूरोक्रेट्स अगर वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करता है उसके बाद उसका पढ़ाई लिखाई से नाता थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो काम बहुत डायनेमिक होता है, फाइल, और इसी चक्कर में वो धीरे धीरे उस एकेडमिक काम से लुप्त होता जा रहा है। लेकिन शक्ति जी ऐसा है कि जिन्होंने इस एकेडमिक काम को भी अपने साथ रखा। कुल 8 पुस्तकों का उन्होंने संपादन किया है। एक जो अभी लास्ट पुस्तक अभी आएगी, पुस्तक जो अटल जी के साथ उन्होंने अपने संस्मरण के बारे में लिखा हुआ है कि वो जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पर्सनल सेक्रेटरी थे अटल जी के साथ, तो उन्होंने जो काम किया उसको लेके भी एक बुक अभी वो प्रकाशित होने वाली है। भारत चीन संबंध को लेके भी उनकी एक पुस्तक है। तो एज ए ब्यूरोक्रेट्स शक्ति जी ने अलग अलग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लास्ट में एक अंडमान निकोबार के चीफ सेक्रेटरी के रूप में भी उन्होंने काम किया था। बाद में वो सेंट्रल डेप्यूटी हो चुके थे और प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में वो कार्यरत थे। इसके अलावा जो उनका सबसे बड़ा जो विषय रहा पॉलिसी मेकिंग, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन में, उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। अलग अलग थिंक टैंक है, इंडिया फाउंडेशन में बहुत सारे थिंक टैंक के साथ वो जुड़े हुए हैं। सबका ऐसे अनेक जो थिंक टैंक थी उनके साथ भी उन्होंने उनका जुड़ाव रहा है। यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो अफगानिस्तान भी रहे हुए हैं। तो ऐसे बहुत डायनेमिक काम शक्ति सिन्हा जी ने काम किया हुआ है। तो मैं शक्ति सिन्हा जी का स्वागत करता हूं, और आगे का जो पूरा कार्य है उसके लिए मैं अपने आप को यहाँ मैं शक्ति जी को कहता हूं कि आगे का वो विषय ले। सब मित्रों से जो लाइव सुनने वाले सारे जो प्रेक्षक है, उन सारे विद्यार्थियों, टीचर्स, अलग अलग जो लोग हैं, उनको मेरा रिक्वेस्ट, अगर आपके किसी विषय को लेकर कुछ प्रश्न हो तो आप अपने फेसबुक पेज पे रख दीजिए, जिससे कि हम आगे जाके उसके आपके शंका का समाधान कर सके, और शक्ति जी उसकी आपकी जो जिज्ञासा है उसकी आपका जो जिज्ञासा है उसके बारे में कुछ माहिती दे सके। तो अब मैं शक्ति जी को विनंती करता हूँ कि अपना वो लेक्चर शुरू करें। नमस्कार, धन्यवाद दिलीप जी। जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र गुजरात प्रांत, आशुतोष जी, अन्य काफी लोगों का आपने नाम लिया जो सब प्रस्तुत हैं। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ चीन के बारे में, चीन के आंतरिक तनाव, आंतरिक चुनौतियों के बारे में। मेरी सोच जा रही है आप 1998 में 98 में जब मई महीने में 11 मई को भारत ने परमाणु विस्फोट पोखरण में किया था। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने पत्र लिखे अमेरिका के प्रेसिडेंट को, अन्य कुछ लोगों को, बेल्टन को। तो उन्होंने लिखा कि देखिए चीन के साथ हमारा पुराना डिस्प्यूट चल रहा है, चीन हमारे जमीन पर बैठा हुआ है और चीन पाकिस्तान को मदद किया है, परमाणु और मिसाइल टेक्नोलॉजी से मदद किया है। तो हमारे पुराने के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, फिर भी हमारी आवश्यकता थी। और उस समय कई बात हो रही थी कि चीन से रिश्ता तो अच्छा हमारा है, बट लॉन्ग टर्म अगर भारत को कोई चुनौती देने वाला है, तो भारत के रास्ता में आने वाला है, भारत के लिए बाधा पैदा करने वाला, तो वो चीन रहेगा। उसके लिए जॉन फर्नांडिस और वाजपेयी जी को बहुत कंडेम किया गया कि आप चीन से रिश्ता खराब कर रहे हैं, बट कोई ये बात हटा नहीं, कोई बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया कि चीन तरीके से भारत के जमीन पे कब्जा की, अनाधिकृत कब्जा ऑक्यूपेशन में था, और किस तरह वो पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा। तो ये हमें दिमाग में रखने की आवश्यकता है, और चीन के बारे में समझने की और बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए और विश्व के लिए अब चीन है। बट चीन एक ऐसा नहीं है कि आप समझे कि हर चीज चीन में एक ही जैसा हो रहा है। एक तो है चीन सभ्यता है, सिविलाइजेशन, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो चलाता है। हमारा डिस्प्यूट है वो कम्युनिस्ट पार्टी, आज कम्युनिस्ट पार्टी से, चीन से नहीं है, चीन के लोगों से नहीं है।
ये हमें दिमाग में अपना रखना पड़ेगा। कई बार हम इसको भूल जाते हैं और चीन का खंडन करते हैं। तो खंडन करना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी का। चलिए उसको छोड़ते हैं अभी, केवल मैंने सोचा कि पृष्ठभूमि में आपको ये बता दें। अब चीन में जैसे का बहुत बड़ा देश है, उनमें आंतरिक तनाव, आंतरिक चुनौती काफी हो रही है, मगर उसके साथ साथ क्या चीन अभी कर क्या रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी के राज में कर क्या रहा है। अब लद्दाख के बारे में अभी दिलीप भाई ने बताया ही। मैं तो कहता हूँ गलवान से ज्यादा दिप्सांग में और पंगोंग सो में जो चीन किया है वो हमें काफी बड़ी चुनौती हमारे लिए। एग्रेशन है तो भारत पूरी अच्छा से रोबस्ट डिफेंस दिखा रहा है, मगर ये चीन केवल यहाँ नहीं कर रहा है। साउथ चाइना सी में पिछले 4-5 महीने में इस तरीके से चीन ने अपने, उनका बड़ा अच्छा तरीका है। एक तो आर्मी है उनकी, आर्मी के पास एक नेवी है, आर्मी के पास एक कोस्ट गार्ड है। उसके अलावा उन्होंने अपने फिशिंग फ्लीट को, उनको भी मिलिटराइज कर दिया है। और वो क्या करते हैं कि दूसरे के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अपने 500, 600, 700 फिशिंग बोट भेज देते हैं। बड़े बड़े ट्रॉलर्स हैं ये, उनमें बंदूक भी होते हैं। अब मलेशिया में भेज दिया, वियतनाम के पास भेज दिया, फिलीपींस में भेज दिया। और उन देशों के पास ऐसी नेवी किसी के पास नहीं है क्योंकि 500-600 बोट के साथ वो लड़ाई कर पाए। तो ये एक चीन का एग्रेशन जो है ये बड़े लेवल, अलग अलग लेवल पर है, बड़ा मल्टी डायमेंशनल है। चीन के प्लेन्स ताइवान के एयर स्पेस में लगातार जा रहे हैं। पिछले हफ्ते 18 बार उन्होंने ताइवान का एयर स्पेस को वायलेट। हांगकांग में क्या हो रहा आपको पता ही है। चीन और ब्रिटानिया के बीच अग्रीमेंट हुआ था हांगकांग के बारे में, जिससे चीन ने अग्रीमेंट में कहा था कि 50 साल हम हांगकांग में जो आंतरिक स्थिति है, इंटरनल गवर्नेंस अरेंजमेंट है, कानून है, उसको हम टच नहीं करेंगे 50 साल तक। अग्रीमेंट साइन होने के बाद चीन ने यह अग्रीमेंट को यूनाइटेड नेशंस में जमा किया, यानी कि यह अग्रीमेंट इंटरनेशनल लॉ हो गया है। चीन को हांगकांग मिल गया। चीन में किस तरह से हांगकांग अथॉरिटी पर कानून किया है वो मुझे आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही समझ रहे हो। हर देश के साथ कई चीन इस तरह से व्यवहार कर रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में डिमांड आई कि चीन में जो वायरस आया, वुहान वायरस आ रहा है, इसके बारे में एक इम्पार्शियल, निष्पक्ष इंक्वायरी की जाए, पता लगे कैसे आया है, कहाँ फैला है। चीन के एम्बेसडर ने इतना गाली दिया ऑस्ट्रेलिया को और कहा कि हम अब अपने यहाँ इशू कर रहे हैं नोटिस वार्निंग कि कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगा घूमने के लिए या पढ़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया बड़ा डेंजरस कंट्री है। अच्छा, इतना केवल नहीं है, ब्रिटेन में भी ऐसी बात हुई। वहां के एम्बेसडर ने कहा, चीन के एम्बेसडर ने कहा ब्रिटेन को कि आप अपने आपको ग्रेट ब्रिटेन किस बात का कह रहे हैं भाई, आप ग्रेट कहां से आज दूसरी की बात मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो और ज्यादा कहा, उन्होंने कहा कि जैसे जूते के नीचे च्युइंगम सट गया है, तो ऑस्ट्रेलिया चीन के जूते के नीचे का च्युइंगम सटा हुआ है, चीन अब एक पत्थर से लेके उसको उखाड़ देगा। इस तरीके की भाषा, वर्बल एग्रेशन कभी नहीं देखा गया है पहले। देश में विवाद होते हैं, कई विवाद होते हैं, मगर भाषा का प्रयोग जिस तरह से हम करते हैं, पहले केवल चीन कहती थी ऐसी भाषा दलाई लामा के बारे में, ही इज अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। अब वो ऐसी भाषा दूसरे देशों के नेताओं के बारे में भी कह रही है। और ये स्पेशली जबकि लोग घबराए चीन में क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं सिंचियांग में क्या हो रहा है, सिंचियांग में इतने लाखों लोगों को जेल में बंद किया गया है। अब तिब्बत पे भी वही शुरू कर दिया है। काफी चीन में ये सब टेंशन्स हो रही है। हाँ, साथ साथ हमें ये भी देखना है कि चीन की आर्थिक स्थिति क्या है। अब तक जो लग रहा है, चीन ने आर्थिक चमत्कार किया है 40 साल में, ये हमें मानना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अभी भी अगर चीन में जो वुहान वायरस के बाद शुरू में बहुत तकलीफ उनकी हुई, मगर बहुत तेजी से वो वापस आ गए हैं सही रास्ते पर। इस अगस्त में उनका कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन, इकोनॉमिस्ट कैलकुलेट करते हैं, पिछले साल से थोड़ा सा ज्यादा था, यानी कि पिछले साल का स्तर पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है, ज्यादा था। तो इकोनॉमिकली लग रहा है चीन अभी भी अच्छे मजबूत स्थान पर है, बट सब देश इससे खुश नहीं है चीन से, क्योंकि चीन पर जो निर्भरता हम सबकी हो गई है, सबकी। चीन दुनिया का फैक्ट्री है,
दुनिया का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, मगर दुनिया का बिगेस्ट इंपोर्टर भी है, क्योंकि आयात और निर्यात का ग्लोबल चेन जो बन गया है, चीन उसका लिंचपिन है। चीन में क्या हुआ है समझने की आवश्यकता सब लोग को है। बहुत बार हम इसको छोड़ देते हैं या केवल वेस्टर्न अखबार पढ़ के डिसाइड करते, वो गलत बात है। हमें चीनी अखबार में क्या लिखा है, मैं चीनी भाषा तो नहीं समझता हूँ, लेख का जो चीनी भाषा में आती है, जो चीनी वेबसाइट्स पर आते हैं, उसमें और जो अखबार में ग्लोबल टाइम्स में आता है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। इसके चीन इतने बड़े हमारे सर पर जैसे चढ़ा हुआ है, भूत सवार है, हमें जानने की जरूरत है। भाई 30 साल पहले हमारा कैपिटल कम बराबर था, आज हमसे वो 5 गुना बड़ा है। जीडीपी में देखिएगा, अमेरिका का जीडीपी पिछले साल था $21.5 ट्रिलियन, चीन का था $13.5 ट्रिलियन। मैं एक्चुअल फिगर्स में देता हूं, पीपीपी में नहीं देखा हूं, लोग परचेजिंग पावर पैरिटी करते हैं, वो बेकार बात है, एक्चुअल डॉलर में देखना चाहिए। सबसे बड़ा इकोनॉमी बन गया है। अब थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे बना है और उससे क्या तनाव आया है, क्योंकि चीन की जो आर्थिक गति हुई है और पॉलिटिकल पॉलिसी नहीं है, आज वही उनको वापस आके तंग कर रही है, क्योंकि जो स्ट्रेटजी रणनीति एक समय काम करती है वो दूसरे समय आपका दुश्मन बन सकती है। बहुत कहा था चीन में कि आप बिल्ली का रंग ना देखें, लाल बिल्ली है या काला बिल्ली है, बिल्ली को चूहा पकड़ना चाहिए। इन अदर वर्ड वो कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉर द टाइम बिंग हमें साइड में रखना पड़ेगा। समझाया गया कि दिस इज चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी समाजवाद है चीनी चेहरा के साथ, तो तरीका कहने का, बट समाजवाद से वो आर्थिक चीज में काफी हट गए। उन्होंने ये भी कहा था कि कोई ग्रैंड मास्टर प्लान नहीं होता है, नदी हम पार करते हैं बाय फीलिंग द स्टोन्स, यानी पैर रख रख के अनुभव से हम आगे बढ़ते हैं। और जो हमें सीखना है, उन्होंने कहा सीक ट्रूथ फ्रॉम फैक्ट्स नॉट डॉगमा। तो उस समय उनकी जो फिलॉसफी की, जिसके आधार पर इतने आगे बढ़े हैं, वो थी प्रैग्मेटिज्म की, व्यवहारिक, जो हमें सूट कर रहा है, जिससे हमें नतीजे मिल रहे हैं अच्छे, उसको हमें अपनाना है, आइडियोलॉजी को हमें वापस छोड़ देना है। उनके लिए एक आइडियोलॉजी थी उस समय, हाल तक, वो थी जीडीपी। जीडीपी कितना बढ़ा है, हर एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिशियल को, वो जिला में हो, काउंटी में हो, शहर में हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, प्रांत में हो, मिनिस्ट्री में हो, आपका टारगेट था इतना, आपने कितना अचीव किया है। इतना तक हो गया था, मजाक हो गया था अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कहे कि 2015 में हमको 10% लाना है, तो चीन के 300 प्रांत कहते थे हमें 10% आ गया है, 10 से ज्यादा आ गया है। अरे 10 से ज्यादा सबको आ गया तो एवरेज 10 कैसे आया? बट उसको छोड़ते हैं, लोग को खुश कर, अपने बॉसेस को खुश करना पड़ता है। पर बाकी स्टैटिस्टिक्स चीन का देखिए आप, उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखिए, उनका आयात निर्यात देखिए, तो ये चमत्कार जरूर रहा है। और ये चमत्कार का कारण ये भी था, जैसे मैंने कहा, प्रैग्मेटिज्म, कि उन्होंने चीन के अलग अलग प्रांत में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स अलाउ किए। कोई प्राइवेट सेक्टर पैसा खुद लगा रहा है, कोई बाहर से ला रहा है, कोई टाउन एंड विलेज सेटअप कर रहा है, एंटरप्राइजेस, कोई हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम ट्राई कर रहा है। तो उन्होंने बहुत प्रयोग का उन्होंने इंकरेजमेंट दिया, उससे बहुत फर्क पड़ा। और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के साथ कई से उन्होंने नए नए आइडियाज का आने दिया, बाहर से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, बाहर के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, मिल्टन फ्रीडमैन को बुलाया जो मानते हैं राइटिस्ट, जोसेफ स्टिग्लिट्ज को बुलाया जो कि लिबरल्स में भी लेफ्ट माने जाते हैं। सब तरीके से उन्होंने, क्योंकि उनका था कि हमें आगे बढ़, हमें किसी के घबराना नहीं हो कहां से आ रहा है, अगर उसका आइडिया हमारे तो हम आगे बढ़ेंगे, अनुभव के आधार पर चलेंगे, आर्गुमेंट के आधार पर नहीं चलेंगे। और इसी से बहुत लोगों को लगा, और अब हम समझने क्यों गलत है, कि चीन ने सोशलिज्म को छोड़ दिया है। हम उनके टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी को कंफ्यूज कर दिए। उनका था कि हमें आर्थिक प्रगति चाहिए, इसमें समाजवाद के जो हमारी नीतियां हैं वो हमें रोक रही हैं, उसको हमें हटाना है। ये कभी नहीं उन्होंने कहा, और यही वेस्ट की गलती है, हमारी भी गलती है। हमारा सबका आदत था कि जब चीन आर्थिक प्रगति करेगा, समृद्ध देश बन जाएगा,
तो एक लोकतंत्र बन जाएगा, जनतंत्र बन जाएगा। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी तो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का जो खास कोर है, बिलीफ है, डेमोक्रेटिकलाइजेशन, यानी नीचे बोलने तो दिया जाएगा, निर्देश ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। लेजिटिमेसी हमारी आएगी ऊपर से, कंट्रोल से आएगी। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट अलाउ किया, मगर पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कई ढंग से रोका है। चीन की नीति जो है निवेश की तरफ, ये भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये सब उनके पुराने अनुभव का अब बैकलैश आ रहा है। उनका था कि हमें निवेश चाहिए, चीन में पूंजी की कमी है, ताइवान से सबसे ज्यादा निवेश गया, फिर हांगकांग से गया, ओवरसीज चाइनीज से गया, और उसके बाद पाश्चात्य देश जैसे अमेरिका, कनाडा, यूरोप से गए। बहुत तेजी से वो निवेश लाए। उन्होंने अपने अच्छे पब्लिक सेक्टर कंपनीज का जो अच्छा पोर्शन था उसको अलग कर दिया, उसको प्राइवेट कंपनी बना दिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ, पुराने कंपनी को छोड़ दिया, और उसी तरह से वो बहुत तेजी से आगे बढ़े। और दूसरा, उन्होंने ललचाया बड़े बड़े कंपनीज को कि देखिए चीन इतना बड़ा देश है, इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, आप पैसा लगाइए, आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। और इसलिए आज भी वेस्टर्न कंपनीज चाइना में इतने इन्वेस्टेड हैं। आज ही मैंने पढ़ा कि कई हजार अमेरिकन कंपनी ने ट्रम्प सरकार पर केस कर दिया है, चीन पर उन्होंने टैरिफ लगाया है कि हमें नुकसान हो रहा है। तो चीन फॉरेन निवेश को ला करके फॉरेन कंट्रीज में अपना एक बहुत बड़ा कंस्टिट्यूएंसी बना दिया है। इतना तक बना दिया है कि जनरल मोटर्स 20 साल उन्होंने लॉस में चलाया। जब उनकी एक गाड़ी शेवी स्पार्क अच्छी करने लगी चीन में, कंपनी ने उसी का भाई बना दिया, डिट्टो कॉपी बना के ठीक करके बेचा। जनरल मोटर्स चुप रहा। जनरल मोटर्स नहीं, उसको पता था कि चीन में रहना है, सरकार के साथ चलना है, क्योंकि सरकार भी मुझे अलाउ कर देती है, जब मैं भी तकलीफ होता सरकार मेरी मदद कर देती है। क्योंकि चीन का कहना है कि आप निवेश तो बाहर से ला रहे हैं, पैसा यहाँ लगा रहे हैं, फैक्ट्री बन गया, फैक्ट्री आपकी मलकियत है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया, पावर प्लांट बनाया, सड़क बनाया, डैम बनाया, मगर जो एसेट है वो तो हमारे यहाँ रह गया ना। तो मालिक आप जरूर हैं, मगर फैक्ट्री तो हमारे देश में है, रोड तो हमारे देश में है, रेलवे लाइन तो हमारे देश में, तब जाएंगे कहाँ। तो ये बड़ा, जो मैंने कहा ना, बड़ा व्यवहारिक एटीट्यूड उनका था, बहुत फायदा मिला है। आने के पहले ही चीन में आर्थिक, सामाजिक, राजनीति और स्ट्रेटेजिक चैलेंज, चुनौतियां कई आ रही थी। पैंडेमिक आने से इसमें तेजी आई है, दबाव उन पर बहुत बढ़ा है, क्योंकि अब दबाव उनका आंतरिक भी है, इनके अंदर का, और अंतरराष्ट्रीय भी है। बाहर की दुनिया उनको कैसे देख रही है, उनसे कैसा व्यवहार कर रही है। और बाहर की दुनिया पर चीन बहुत निर्भर है, इसलिए बाहर जो हम व्यवहार करते हैं चीन से, उस पर आंतरिक असर चीन में ज्यादा पड़ता है। ये समझने की बात है। हम लोग को पता नहीं है चीन किस तरह से बाहर की दुनिया पर निर्भर है। हम केवल समझते हैं हम चीन कितने पर निर्भर है, चीन उतना ही निर्भर है। इससे बाहर की दुनिया में जो व्यवहारिक उनसे जो बदलाव आ रहा है, वो चीन पर असर पड़ रहा है। और हम देख ही रहे हैं फॉरेन ट्रेड में जो हो रहा है। चीन अब तक इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे किया? इन्वेस्टमेंट से किया। तो उन्होंने क्या कहा कि बैंक में इंटरेस्ट बहुत कम मिलती है, और चीन का सेविंग्स रेट पहले 50% था जीडीपी का, अब गिर के 45% हो गया है। भारत में जब 25-30% होता है हम बहुत खुश हो जाते हैं, चीन में 40-45% था, और इंटरेस्ट कम देते हैं। उसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं फाइनेंशियल रिप्रेशन। और वो क्योंकि पैसा सस्ता मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आगे देते हैं। तो इन्वेस्टर को भी पैसा सस्ता मिलता है, तो फैक्ट्री लगाता है, रोड बनाता है, बिल्डिंग बनाता है। ये मॉडल चाइना का जो था, जो इतने साल उनको अच्छा रिटर्न्स मिला था, बहुत फायदा हुआ था, अब चीन पर ये टेंशन आ रही है। इसका एक्सपोर्ट टू जीडीपी चीन का जो 10 साल पहले 32% था, अब गिर के 20% हो गया है। क्योंकि चीन धीरे धीरे, उनके यहाँ वेतन बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है। तो पहले जो सस्ता माल बनाते थे, सस्ता माल बना नहीं पा रहे हैं। सस्ता माल अब बन रहा है वियतनाम में, बाकी देशों में, बांग्लादेश में कपड़ा बन रहा है, चीन में बन रहा है। चीन हाई एंड में जा रही है, तो एक्सपोर्ट्स एज परसेंट ऑफ जीडीपी उनका घट रहा है। ये भी बात है कि जीडीपी भी तेजी से बढ़ गया उनका, बट फिर भी
तो उनको पता है अब एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी चीन नहीं हो सकती, से ज्यादा था, वो मॉडल से बाहर आना है। तो इसलिए उन्होंने कोशिश की है बाहर आने की। अगर आप देखेंगे हाई एंड टेक्नोलॉजी में, 5G में, AI में, नैनो टेक्नोलॉजी में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, अन्य चीजों में चीन एकदम कटिंग एज पर पहुंच चुका है, चालाकी से पहुंचा है। मगर पहले जैसे छोटे सामान देते थे, पावर जनरेशन इक्विपमेंट, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट देते थे, अब वो एकदम हाई एंड में पहुंच रहा है। उन्होंने अपनी ह्यूमन कैपेसिटी अच्छी डेवलप की है। 5 लाख चीनी बच्चों को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, लोग काम किए हैं, बाहर का डिजाइन लाए हैं, कई कहते हैं चोरी करके लाए हैं। और चीन में जो निवेश करता है उनको बोलते हैं क्लियरली कि आपको अपना पूरा कमर्शियल सीक्रेट हमें शेयर करना पड़े। कई फॉरेन इन्वेस्टर्स जेल में चीन में इसी बात को लेकर के। तो जो उन्होंने डेवलप तो कर लिया है, काफी हद तक डेवलप किया है, इसका बहुत असर उन पर पड़ रहा है कि क्योंकि जो ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज थी उनकी, वो अब इकोनॉमिकली अनवायबल हो गई हैं, और वो फैक्ट्रीज बंद हो के अन्य देश में जा रही है। अब उसे कैसे निकला जाए? उन्होंने BRI क्यों लाया? चीन में जो सरप्लस कैपेसिटीज थी, जो वो चीन में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, थर्मल प्लांट है, पुराने हो गई है, फैक्ट्रीज है जहाँ लेबर की बहुत आवश्यकता है, और चीन में वेतन बढ़ चुका था, लेबर उनके पास था नहीं उस लेवल का, उसको वो बाहर भेज रहे हैं, और लोन ऋण के रूप में भेज रहे हैं, जहाँ इक्विटी भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका मिनिमम हमको गारंटीड रिटर्न चाहिए। गारंटीड रिटर्न लोन में होता है, इक्विटी में नहीं होता है, बट उन्होंने BRI में दोनों कर दिया है। तो यानी चीन में जो सरप्लस फैक्ट्रियां हैं, सरप्लस टेक्नोलॉजी है, और सरप्लस रोड बनाने की कंपनीज बहुत उनका अच्छी रोड बनाते हैं, रेलवे लाइन बनाते हैं, पावर प्लांट बनाते हैं, इन कंपनियों को चीन में अब काम नहीं था, इनको बाहर कर दिया है। तो BRI से ये कर रहे हैं। शुरू में इतना निवेश आएगा, 40 बिलियन 50 बिलियन आएगा पैसा, सब बहुत खुश है। मगर जब अब धीरे धीरे देख रहे हैं उसका असर क्या पड़ रहा है, पड़ा, कई जगह पुशबैक हो रही। पाकिस्तान तक में जमर भाषा डैम को उन्होंने रीनेगोशिएट किया, थार में 3 प्लांट को रोक दिया, कई जगह बैकलैश आ रहा है। तो जिनका जो तरीका था अपने आप बचने का, वो कर नहीं पाते। कुछ हद तक किए हैं, तो जिस हद तक वो चाहते थे, जो कि चीन का इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो चीन के लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। आपको चीन पर निर्भर बनाने की बात है, आपके पास फिर कोई विकल्प नहीं रहेगा चीन के पास जाने के लिए। उसका जो चाहते थे सफलता उनको मिल नहीं रही है। दूसरा कि जो नए टेक्नोलॉजी में इतना पैसा लगा रहे हैं, अब बहुत काफी अच्छा कर उन्हें जो भरोसा करे, जो उनके टेक्नोलॉजी को ले। अब 5G पर आप देख रहे हैं, ब्रिटेन ने कह दिया है कि 2027 तक चीनी जो भी टेलीकॉम कंपनीज है, वो चीनी कंपोनेंट्स को इसमें से बाहर निकाले। अमेरिका में उन्होंने कह दिया कि भाई नहीं चाहिए, भारत में भी दबाव है, कई जगह है। तो दुनिया में अब जो भरोसा चीन पर था कि आपका सामान खरीदेंगे, उस पर अब डाउट हो रहा है। इतना तक कि हम जो पावर जनरेशन इक्विपमेंट उनसे खरीदते हैं, क्योंकि ये स्मार्ट मशीन, टू वे मशीन्स हैं, तो ये वहां से भी कंट्रोल हो सके। उनके जितने थर्मल प्लांट्स इंडिया में लगे हैं, जनरेटिंग सेट्स, कौन सेट किस समय चालू है, कितना बिजली प्रोड्यूस का उत्पादन हो रहा है। तो अब दुनिया में क्योंकि भरोसा चीन पर कम हो रहा है, तो ये सब पर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। और अगर चीन अपने जो नहीं बेच पाए और हो जाए, तो चीन के सामने आर्थिक चुनौती बहुत बड़ी आ रही है, वो समझ रहे हैं, और इसलिए बहुत तेजी से एग्रेसिवली वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि बाकी देश जब तक पूरी तरह से चीन की कंडीशंस ना समझे, वो चीन की बात मान ले, क्योंकि उन्हें पता है एक बार सब लोग बात समझ जाएंगे हम क्या कर रहे हैं, तो बैकलैश बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए वो ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं अभी, कि जब तक लोग पूरी बात ना समझ, हमें आगे बढ़ना है। मगर वर्ल्ड देखिए 2008 के बाद से पूरी रिकवर नहीं की है, और जो बिनाइन एनवायरनमेंट चाइना को चाहिए अपने एक्सपोर्ट्स के लिए, वो अब घट रहा है।
बहुत कोशिश है मगर ये होने वाला नहीं है। दूसरा तरीका है इस आर्थिक चुनौती से बाहर निकलने का, एक्सपोर्ट घटाने का, इस डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाना। खपत जो हम खाते हैं देश के अंदर, घरेलू खपत हमारे है। भारत में हमारे जीडीपी का 60% के आसपास डोमेस्टिक कंजम्पशन है। अमेरिका में 65% है। ग्लोबल एवरेज है 63%। 2 साल पहले था 38%। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज्यादा थे और इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड थे। तो एक्सपोर्ट प्लस इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा था कि डोमेस्टिक कंजम्पशन उनका कम था। वो बढ़ाना है। ये बढ़ाना बहुत कठिन काम है कि उसके बढ़ाने का मतलब है आप इन्वेस्टमेंट लेड से हट रहे हैं, आप लो वेज इंडस्ट्री से हट के हाई वेज सर्विसेज में जा रहे हैं। तो हाई वेज सर्विसेज के लिए तो आपको लोग मिल जाएंगे, आपने इतने लोग को पढ़ा लिखा है, अच्छा है, मगर लो वेज एम्प्लॉयज आपके जो है, करोड़ों लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं, कल उनके पास काम नहीं है। ऑलरेडी बंद होना शुरू हो गया फैक्ट्री लो वेज एम्प्लॉयमेंट का। इन्वेस्टमेंट में घटाव हो रहा है। इससे क्या होगा? क्या इतने लोगों को उनको रीट्रेनिंग दीजिए। अब जो फैक्ट्री में काम किया है जिंदगी भर, जो 8th पास है 10th पास है, वो कल कोडिंग तो नहीं करेगा 55 साल उम्र में, 50 साल उम्र में। वो हाई एंड सर्विसिंग में, बैंकिंग में तो जाएगा नहीं। उनका क्या होगा? और मैं बताता हूं उनका क्या हो रहा है, अभी मैं बताने वाला हूँ। तो ये ट्रांजिशन जो है, जो वेस्ट को लगा 100 साल 70 साल, चीन को करना है 10 साल 15 साल में। तो टाइम फ्रेम चीन का ये बदलाव लाने के लिए, ये बदलाव बड़ा, ये ट्रांसफॉर्मेशन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये केवल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव नहीं है, आर्थिक बदलाव नहीं है, ये सामाजिक बदलाव है। फ्रॉम अ लो वेज हाई वेज, फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट लेवल कंजम्पशन, बहुत ही इम्पैक्ट पड़ रहा है डोमेस्टिक और में दबाव आ रहा है, जैसे मैं भी बताने वाला हूँ। और इसीलिए अगर हम देखें कोविड के चलते जो चीन का कोविड चीन से बाहर आया है, चलिए अगर चीन ने जानबूझ के ना भी किया हो, चीन ने बात नहीं बताई है। जब चीन में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया था, उन्हें पता था, वो वुहान से बीजिंग और शंघाई का रास्ता तो बंद कर दिए, बट जो 10,000 लोग चीनी जो बाहर रहते वुहान आए थे छुट्टी में, चाइनीज न्यू ईयर में, फरवरी के अंत में, उन्होंने वो वापस जाने दे दिया यूरोप और अमेरिका वायरस के साथ। फिर चीन ने दुनिया भर से नवंबर महीना से प्रोटेक्शन पीपीई का खरीदना शुरू कर दिया, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, बाकी दवाइयां खरीदना शुरू कर दी। कि जब तक हमारे यहाँ वायरस आया, दुनिया में सप्लाई बंद हो गई थी, सब चीन में चला गया था। तो दुनिया पर चीन पर जो ये बहुत अच्छा नहीं है चीन लिए। हाँ, यूएसए बड़ा खराब से हैंडल कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि चीन अच्छा से कर रहा है। तो चीन पर हमें शक बहुत बढ़ गया है। चीन में जैसे मैंने कहा, ये सब बदलाव, आर्थिक बदलाव और एक्सपोर्ट घट रहा है, फैक्ट्रियां बदल रही हैं, डोमेस्टिक चैलेंज इनका बहुत बढ़ गया है। एक तो इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई, असमानता। अमीर बहुत अमीर हो रहा है, गरीब गरीब नहीं हो रहा है, गरीबी तरक्की कर रहा है, पर डिफरेंस बहुत ज्यादा रहा है। और सामाजिक तनाव रिलेटिव डेप्रिवेशन होता है, रिलेटिव इनइक्वालिटी से होता है, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी से नहीं होता है। तो आप इनमें जितना सर्वे हुआ गया है, इन सब में अगर हम देखेंगे, इन सब में अगर हम देखेंगे, तो लोग का कहना है सबसे बड़े चीन में जो प्रॉब्लम है, चीनी समाज में, चीनी सोसाइटी का कहना है, सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार। આશુતોષ છે ને कुछ ऑब्जर्वेशन હોય એટલે કોઈ 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 હોય તો તમે એને પરમિશન આપજો મને। दिल्ली भाई अपने आप को म्यूट करेंगे? हाँ। अच्छा, तो चीनी सोसाइटी में समझा जा रहा है प्रॉब्लम है वो भ्रष्टाचार है, दूसरा है प्रदूषण, और तीसरा है सामाजिक तनाव। तो चीन की जनता समझ रही है सामाजिक तनाव हमारे यहाँ कितना ज्यादा है। और सामाजिक तनाव पर एक बात समझना बहुत ही आवश्यकता है चीन के लिए, वो है कि चीन का, सब मानते हैं, बहुत बड़ा देश हो गया है। अमेरिका का एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सबसे ज्यादा है दुनिया में, चीन नंबर 2 है। दोनों में फर्क, अमेरिका का है $718 बिलियन पिछले साल का,
और चीन का है $266 बिलियन। काफी फर्क है, पर चीन नंबर 2 पर है, भारत नंबर 3 पर है। मगर अगर ये आपको बड़ा लग रहा है नंबर, तो चीन का जो इंटरनल आंतरिक सुरक्षा पर वो इतनी तेजी से बढ़ा है पिछले 10 साल में कि उनका एक्सटर्नल सिक्योरिटी का जो खर्चा है $266 बिलियन, उससे आगे बढ़ चुका है। और इतना ही नहीं, इतना तेजी से बढ़ा है कि 2017 के बाद उन्होंने आंतरिक सुरक्षा पर जो खर्चा है रिपोर्ट करना बंद कर दिया है। और सबसे तेजी से बढ़ा पर कैपिटा बेसिस पर सिंचियांग में और तिब्बत में, जो कि एवरेज चाइनीज एवरेज से 10 गुना ज्यादा है। अब कोई देश इतनी तेजी से आंतरिक सुरक्षा पर खर्चा बढ़ाए, इसका क्या मतलब है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व को अपने जनता पर, अपने नागरिक पर भरोसा नहीं है। हर जगह बाकी समाज में समाज को सरकार पर भरोसा नहीं होती है, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी को जनता पर भरोसा नहीं है, जनता से डर है। विदेश से डर उतना नहीं है, अमेरिका से डर नहीं है, जापान से डर नहीं है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को चीन की जनता से डर है। इतना तक कि जो मैं पिछले साल के अपने कहानी बताता हूँ, मुझे जाना था सियान से गुआंगडोंग कैंटोन दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए। चलिए, तो जब मैं एंट्री किया तो मेरा आई स्कैन हुआ। अच्छा, उसके बाद बोर्डिंग पास तो मेरे हाथ में था, बट उसके बाद मेरा बोर्डिंग पास कोई देखा ही नहीं, मुझे केवल आई स्कैन करा के अंदर घुसना पड़ा। यानी चीनी रिकॉर्ड में मैं अब आ गया हूँ। चीन में उनका सोशल क्रेडिट सिस्टम आ गया है। पहले उन्होंने कहा सोशल क्रेडिट है, आप किस तरह के नागरिक, आप ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, आपको 2 नेगेटिव पॉइंट मिल गया। आप कुछ और ऐसे काम करते हैं जो समाज के खिलाफ है, आपको 5 नेगेटिव पॉइंट मिल गया। और नेगेटिव पॉइंट बढ़ जाएगा ज्यादा आपको, तब आपको नौकरी में तकलीफ होगी। इतना तक नहीं, आपको ट्रेन के टिकट और प्लेन का टिकट नहीं मिलेगा अगर आपका सोशल क्रेडिट स्कोर नेगेटिव है। और ये सोशल क्रेडिट स्कोर केवल वो गिनते नहीं है ट्रैफिक में आपने क्या गड़बड़ की या कानून तोड़ा है। अब वीचैट में उनका जो हमारे जो व्हाट्सएप है और उनका वर्जन बाकी जो है वीचैट है और बाकी है, उसमें जो वो लिख रहे हैं वो तक वो नोट करते हैं और सोशल क्रेडिट देते हैं। यानी इतना कम भरोसा उनके अपने नागरिक में है। और इतना तक कि अगर आप गलत बात लिख रहे हैं उनके हिसाब से, जो गलत बात है यानी सच्चाई आप लिख रहे हैं, तो आपका ट्रेन के टिकट आप नहीं खरीद पाएंगे, तो अपना शहर नहीं छोड़ सकते हैं, आप टैक्सी नहीं ले पाएंगे, आप प्लेन नहीं खरीद पाएंगे, और आपको नौकरी तक नहीं मिलेगी। इतना कड़ा दवाई अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अपने देश नागरिक को देना पड़ रहा है, तो आप समझिए क्या तनाव उनके यहाँ चल रहा है। और ये तनाव, जैसे मैंने बताया, भ्रष्टाचार को लेके बहुत तनाव है कि कम्युनिस्ट राज में जो लीडरशिप है उन्होंने बड़ा फायदा उठाया है। और प्रांत में, काउंटी में उनके लीडरशिप किस तरीके से जैसे जमीन को लेके अन्याय करती है जनता पर, जबरदस्ती हड़प लेती है उनकी जमीन फैक्ट्री बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, अपार्टमेंट बनाने के लिए, और उनको कॉम्पनसेशन ढंग से नहीं देती है। और साथ साथ खास लोगों को एनवायरमेंटल लॉज से एग्जेम्प्ट कर देती है, तो प्रदूषण होता है। और कहा जाता है जैसे पिछले साल चीन में पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं चीन में, ऐसी बात नहीं है, 1,80,000 ऐसे हुए चीन भर में। 65% का कारण था जमीन को लेके संघर्ष। और यही लेजिटिमेसी जो कम्युनिस्ट पार्टी के यहीं से डाउट होने लगा है, क्योंकि अब तक माना जाता था कि कम्युनिस्ट पार्टी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जरूर है, बट वो नागरिक को, जो मैंने बताया डंक शॉपिंग का व्यवहारिक जो एटीट्यूड था कि नागरिक का अलाउ कीजिए प्रयोग करने का, नए नए एक्सपेरिमेंट करेगा, समृद्ध देश बनेगा, समाज समृद्ध होगा, और कम्युनिस्ट पार्टी राज करेगा। यानी कि इसको कहते हैं बार्गेन, कि पब्लिक कैन डू व्हाट दे वांट, दे विल नॉट चैलेंज कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी राज करेगा। मगर अब पब्लिक को जो आप रोक रहे हैं ये सब काम करने से, और जब आर्थिक तनाव आ रहा है, चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन कर रहा है, 2-3 साल के केवल इकोनॉमिक ग्रोथ उनको हुआ है पब्लिक इन्वेस्टमेंट से, प्राइवेट निवेश से नहीं, सरकारी खर्चे से हुआ है। पर कैपिटल इनकम अब तेजी से बढ़ रहा था, घट रहा है। ये स्लोइंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये असमानता जो बढ़ रही है, और सामाजिक तनाव जो हो रहा है,
ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे मैंने कहा 1,80,000 पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन पिछले साल हुए कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ। लोकल हुआ, नेशनल बहुत कम हुआ, उसकी मैं बात करूंगा। लोकली हुआ, काफी हुआ ये, मगर इसका ये मतलब नहीं है, ये हम निष्कर्ष ना निकालें, इसका मतलब है तियाननमेन दोबारा होने वाला नहीं, होने वाला तियाननमेन। चीन की आंतरिक सुरक्षा इतनी मजबूत है, तियाननमेन दोबारा नहीं होगा। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी कोलैप्स नहीं करने वाली है। कोलैप्स ऑफ चाइना, सब अनस्टेबल चाइना जरूर हो रहा है, और तनाव के चलते चाइना ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। तो शी जिनपिंग को समझना थोड़ा आवश्यकता है। वो क्या सोच करते हैं ये हम बता नहीं सकते। एक किताब है इनसाइड द माइंड ऑफ शी जिनपिंग, अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। उनके एक्शंस देखना जरूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है चीनी जनता के लिए। दंग शाओपिंग, शी जिनपिंग आते के साथ एक बहुत बड़ा एंटी करप्शन कैंपेन उन्होंने शुरू किया, जिसका नाम रखा गया टाइगर्स एंड फ्लाइज, यानी शेर को भी हम पकड़ेंगे और पकड़ेंगे। शेर माने सीनियर लीडरशिप। शुरुआत तो हुई थी पर्सनल लेवल पर, वो शिलाई थे बहुत बड़े लीडर, वो चैलेंजर थे शी जिनपिंग पार्टी के नेतृत्व के लिए। तो वो शिलाई को करप्शन चार्ज पर पकड़ा गया, उनकी बीबी को पकड़ा गया, जेल गई है, लोग सब जेल गए हैं, एटसेट्रा। मगर धीरे से उसको घट के, अब उस पर हट के पूरे जगह कम्युनिस्ट पार्टी पर डायरेक्टेड है। जैसे मैंने कहा, कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व लोकल लेवल पर बहुत अन्याय करती है, जमीन को लेके बहुत भ्रष्ट है। हाँ, डिलीवर भी करती है, बट भ्रष्ट भी बहुत है। तो पार्टी लीडरशिप की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। और खास आदमी को, वांग चिशांग को लगाया हेड ऑफ एंटी करप्शन, और कहा जाता है कि 3 साल में 2012 से 2015 के बीच में 2,80,000 लोगों को सजा पड़ी। 2080 में से मिनशिन पाई बहुत अच्छे स्कॉलर है, अमेरिकन स्कॉलर है, चाइनीज अमेरिकन, उन्होंने पूरा स्टडी किया। उन्होंने कहा कि कम से कम 150 उसमें ऐसे लोग हैं जो कि वाइस मिनिस्टर और वाइस गवर्नर के ऊपर के हैं। तो यानी कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया समाज में कि ये लीडरशिप जो है वाली है। कहने का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी दिखा रही थी जनता को कि हम आपके साथ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आप हम पर भरोसा कीजिए। क्योंकि कम्युनिस्ट राज जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्डर पर निर्भर है। अगर लीडरशिप और कार्डर के तनाव बढ़ रहा है, तो जैसे मैंने कहा इंटरनल क्लीवेजेस क्या हो रही है ये कहना बड़ा मुश्किल है। चीन कम्युनिस्ट पार्टी में हर फैक्शंस रहे हैं, मगर जाओ ज़ेजियांग के हटाने के बाद 1918 में ये पब्लिक पे वो आने दिए हैं। जो भी उनके फैक्शनिज्म है वो पर्दे के पीछे आपस में समझौता कर लेते हैं और ये आगे बढ़ता है। मगर वो शिलाई को जो हटाया गया, जेल किया गया, जिस पर उन पर अटैक हुआ, ये पहली बार थी कि ये पर्सनलाइज लगा, फैक्शन वाला लगा। उसके बाद वांग चिशांग जो इन्होंने इतना काम किया था एंटी करप्शन में, उन्हें प्रमोट कर दिया गया एज वाइस प्रेसिडेंट। इन अदर वर्ड्स डिमोट किया गया, क्योंकि नाम के लिए तो आगे बढ़ गया, तरक्की हो गई, वाइस प्रेसिडेंट बन गए। काम में उनका काम बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, अब जीरो हो गया है। क्योंकि लगा लगा वही, अभी हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वांग चिशांग इतना मजबूत हो गए थे कि लगा कि वो पावरफुल, उनको हटाना आवश्यकता हो गई। अभी कल परसों खबर आई है कि एक और प्रिंसलिंग है शी जिनपिंग जैसे, रेन जिचांग, उन्हें भी 30 साल का सजा मिला है, क्योंकि वो शी जिनपिंग को क्रिटिसाइज किए हैं पब्लिकली 3 साल से कि शी जिनपिंग गलत कर रहा है। उन्हें भी जेल भेजा गया है। अब रेन की खास बात है कि रेन और वांग चिशांग दोनों क्लासमेट्स थे, सिंघवा यूनिवर्सिटी में अच्छे दोस्त माने जाते हैं। तो इंटरनल फैक्टिज्म चीन में धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। अब सिंघवा यूनिवर्सिटी चीन की सबसे प्रेस्टिजियस यानी जानी मानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है इंटेलेक्चुअली। शी जिनपिंग खुद सिंघवा यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हैं। उनके बहुत अच्छे लॉ प्रोफेसर हैं शू जानरुंग। शू जानरुंग लंबा लंबा एसेस लिखे हैं कि चीन में जो बदलाव आया है, कम्युनिस्ट पार्टी संविधान में बदलाव किया गया, 2 टर्म लिमिट हटाया गया है, जनरल सेक्रेटरी अब रह सकता है ज्यादा दिन तक, उसके खिलाफ लिखे, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, उनको 2 बार अरेस्ट किया गया है, अब उनको नौकरी से निकाल दी गई है। चीन सिंघवा के दूसरे प्रोफेसर भी है, टूशिया, उन्होंने भी ऐसे लिखा है।
अब ये पहली बार है कि इतने ऊपर लेवल पर इतनी बात लिखी जा रही है चीन में, पहले कभी नहीं था। इसलिए ये अंग्रेजी अखबार में नहीं आता, चीनी अखबारों में कई ऐसे क्रिटिसिज्म सरकार का आना शुरू हो गया है। उससे मैं बदलता हूं, 2 ही पॉइंट मेरे पास बचा है, 2 मुद्दा बचा है। ये अगला मुद्दा जो मेरा है वो है जो चीन का बहुत बड़ा सफलता मानी जाती थी कि उन्होंने चीन में किस तरीके से अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है वन चाइल्ड पॉलिसी से। वन चाइल्ड पॉलिसी को बहुत सफलता उनको मिली है, कोई दो राय नहीं है। मगर और जैसे बताता हूँ, हम गिनते हैं एक औरत अपने जिंदगी में कितने बच्चों को बर्थ देती है, उसको कहते हैं वुमन का टोटल फर्टिलिटी रेट। 1973 में था 4.5, 89 में गिर गया 2.3, 2000 में गिर गया 1.22, अब गिर गया है 1.05, यानी दुनिया का सबसे कम। अच्छा, अगर एक औरत एक बच्चे को दी, माँ बाप 2 हैं, तो यानी 3 पीढ़ी में आबादी उनकी आधा हो जाती है, क्योंकि सब लोग एक साथ जन्म नहीं दे रहे हैं। इसीलिए टोटल फर्टिलिटी रेट का रिप्लेसमेंट हम मानते हैं 2.1। इंडिया उससे थोड़ा ऊपर है, खासतौर पर 2-3 राज्यों में बढ़ा हुआ है। इंडिया में भी आधा से ज्यादा राज्य अब रिप्लेसमेंट लेवल या उससे नीचे आ चुके हैं। चीन की आबादी तेजी से अब घटने शुरू हो गई है। 2015-16 था शायद लास्ट ईयर था जहाँ चीन की आबादी बढ़ी है, तब से गिरना शुरू हो गया है। क्या फर्क पड़ेगा, मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ेगा। आज से लेके 2050 तक चीन की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो गिरेगी 200 मिलियन से, यानी 3 में 200 मिलियन कम वर्कर रहेंगे, 200 मिलियन ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे, रिटायरीज रहेंगे, बच्चे तो अब रहे नहीं। तो चीन का ओवरऑल एज बढ़ते जाएगा और वर्किंग पॉपुलेशन घटते जाएगा, इतना तक कि 2100 में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर कंट्री रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर 2 चीन नहीं रहेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रहेगा, वो पहले ही उससे आगे निकल जाएगा। चीन की आबादी घट के 450 मिलियन पर आ जाएगी। तो चीन के लिए समय का जो विंडो है, द विंडो इन विच चाइना हैज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, घट जाएगा अगर उसका वर्किंग एज पॉपुलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि फैक्ट्री चलाने के लिए कोई चाहिए आपको। अगर आपके पास सब पेंशनर्स हैं, फैक्ट्री चलाने वाला नहीं रहेगा। जापान में ये हुआ है, बट जापान ये हुआ है जब उनका पर कैपिटा इनकम बहुत ऊंचा था। चीन का पर कैपिटा इनकम 14,000 पर अगर सोसाइटी एज कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा तनाव उनके लिए हो रहा है, कितनी बड़ी चुनौती हो रही है। और हम समझते हैं कि चीन, जैसे मैंने कहा, हम सब सफलता की बात करते थे और पॉपुलेशन नियंत्रण की कमी नहीं है, पर जिस तरीके से उन्होंने किया, कंपल्सरी वन चाइल्ड पॉलिसी किया, वो दूसरे छोर पर पहुंच गए। अगर बहुत तेजी से बढ़े पॉपुलेशन वो भी गलत है देश के लिए, बट एक मिनिमम रिक्वायरमेंट पर बढ़ते रहे, सो दैट डिपेंडेंसी रेशियो हमारी कम रहे, वर्किंग पॉपुलेशन हमारी ज्यादा रहे। ये हर समाज के रहती है। और चीन का जो अंतिम प्रॉब्लम मैं कहूंगा, वो कहूंगा ओवर कॉन्फिडेंस। अब उन्होंने 208 पे जो हुआ वो देखा कि चलो अब तो वेस्ट खत्म हो गया, अमेरिका खत्म हो गया, यूरोप खत्म हो गया है, हमारा समय आ गया है। अब ठीक है, वेस्ट में घट रहा है, बट वेस्ट का डिक्लाइन रिलेटिव डिक्लाइन है, एक्चुअल डिक्लाइन नहीं है। ये अमेरिकन एंकर है, पहले हिंदुस्तानी थे, फरीद जकारिया, उन्होंने चाइनीज प्रोफेसर, बहुत अच्छे प्रोफेसर है, प्रोफेसर जांग, ये भी सिंघुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जांग वेइवei, उनसे पूछा कि चाइना में लोकतंत्र क्यों नहीं आप लाते हैं, वाई इज नॉट चाइना डेमोक्रेसी, आप समृद्ध हो रहे हैं, डेमोक्रेसी बन जाइए। तो उन्होंने कहा हमें आवश्यकता नहीं है डेमोक्रेसी बनने के लिए। बोलिए, जब हमने अपना रास्ता शुरू किया था आर्थिक प्रगति का रास्ता, तो हमारा पर कैपिटा इनकम और मलावी का बराबर था। आज हमारे पास अमेरिका से बड़ा मिडिल क्लास हो गया है और बाकी कोई देश इतना अच्छा नहीं किया जितना हमने किया है, तो हमारा रास्ता ही अच्छा है। प्रेसिडेंट ट्रंप गए चीन, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मैकमास्टर का रिपोर्ट है, जब उनकी मीटिंग हुई चीनी प्रधानमंत्री ली केचांग के साथ, बात हुआ कि आगे हमारा क्या रिश्ता होगा। तो रिश्ता क्या होगा, हमारा टेक्नोलॉजी के बेस बहुत अच्छा है,
हमारा इंडस्ट्रियल बेस बहुत अच्छा है, हमारा मिडिल क्लास बहुत बड़ा है, हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप हमें गेहूं और सोया और भुट्टा कॉर्न बेचते रहिए, हमें रॉ मटेरियल दीजिए, हमें पेट्रोलियम बेचिए, हम उस सबको बना के आपको बेच देंगे। यानी कि ये कह रहे हैं ली केचांग, जबकि उस समय चीन का पर कैपिटा इनकम $10,000 था और अमेरिका का था $65,000। यानी जो देश, इसलिए कहा कि डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट की हम बात करते हैं, राइज ऑफ द ईस्ट की बात करते हैं, अभी भी पर कैपिटा इनकम में देखिएगा वेस्ट अभी भी बहुत आगे है। हाँ, स्लो डाउन कर रहा है, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बट गैप अभी भी ज्यादा है। तो चीन में जैसे मैंने कहा, सामाजिक तनाव, समाज में भ्रष्टाचार को लेके, अन्याय को लेके, नौकरी को लेके, टेक्नोलॉजिकल चेंज के चलते लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, लोग बाहर जा रहे हैं बिना नौकरी के, उससे पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन बढ़ रहा है और पब्लिक गुस्सा निकाल रही है अभी तो लोकल कम्युनिस्ट बॉसेस पर कब तक निकालेगी, जब देखेगी कि और ज्यादा लोग रोड पर आ रहे हैं क्योंकि नौकरी नहीं है उनके पास, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, एक्सपोर्ट लेड इन्वेस्टमेंट लेड नहीं है, ये कहाँ जाएंगे, सड़क पर आएंगे, कितने हद तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इनको नियंत्रण करेगी, क्योंकि अब चीन एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, दुनिया में चीन पर विश्वास गिर गया है। ये सबको अगर हम देखेंगे तो चीन के नेतृत्व, यही मेरा निष्कर्ष है कि चीन के नेतृत्व पर यह दबाव इतना ज्यादा है कि हमें जो करना है तुरंत करना है। ताइवान की एकीकरण करना है, यूनिफिकेशन अभी करेंगे हम। इंडिया के साथ जो सेटल करना है, इंडिया को बताना है कि आप हमारे नीचे हैं, नीचे रहिएगा, आप अमेरिका के साथ दोस्ती कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप इंफीरियर रहिएगा, हम सुपीरियर हैं एशिया में, दुनिया में, हमारे सब वो कर रहे हैं अभी, क्योंकि उन्हें पता है उनका जो टाइम विंडो है वो घटते जा रहा है और उनको लग रहा है वेस्ट डिस्ट्रैक्टेड है, यूरोप डिस्ट्रैक्टेड है ब्रेक्सिट को लेके, इकोनॉमिक ग्रोथ वेस्ट में घट गया है, हो गया है, अपना पॉलिटिकल इतना ज्यादा हो रहा है कि अमेरिका कुछ कर नहीं पाएगा और यही हमारा मौका है। तो ये कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और एंग्जाइटी, तनाव भी है और आत्मविश्वास, ज्यादा आत्मविश्वास एक साथ है। ये आंतरिक, इसलिए मैंने कहा कि आंतरिक मामला चीन का और मामला, इनमें एक लिंक है जो समझने की हमें जरूरत है। किसके दिमाग में क्या है कोई नहीं बता सकता है, ये तनाव हमारे साथ रहने वाला है, इसलिए हमें आवश्यकता है कि चीन के आंतरिक मामले के बारे में ज्यादा से ज्यादा नौजवान रिसर्चर अध्ययन करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम जाने वाला नहीं है, हमारे साथ ही रहेगा। आपने मुझे बोलने दिया मौका, दिलीप भाई ने कहा था 45 मिनट, मैं शुरू किया था 10:45 पर, 11:30 बज गया है, इसी से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। दिलीप भाई म्यूट है, हाँ आप ठीक है। मनोज भाई, अब जरा क्वेश्चन आवर्स जो व्यूअर के क्वेश्चन है उनको जरा पूछना शुरू कर दीजिए। मनोज भाई, धन्यवाद आपका। फेसबुक से के माध्यम से हमें कुछ प्रश्न आ रहे हैं, जिनमें जो प्रथम प्रश्न है वो है कि जो चाइनीज सिटीजन्स है उनका, जो शी जिनपिंग है उनकी प्रेसिडेंशियल के उसमें क्या लोगों का जो विश्वास है वो कम होता जा रहा है? मैं तो यही कहूँ, एक तो ना एक चीज हम और मुझे बताना चाहिए था आपको, शी जिनपिंग चीन के प्रेसिडेंट जरूर हैं, बट उनका पावर इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, उनका पावर आता है क्योंकि पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी है। चीनी सरकार जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का अंग है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अंग है, यानी कि जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग मोर इम्पोर्टेंट है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से, ये वही पृष्ठभूमि। ये कहना बड़ा मुश्किल है पर्सनल पॉपुलैरिटी क्या है किसी का चीन में, क्योंकि कोई सच बात आपको पूरी बताएगा नहीं, पर्सनैलिटी को लेके, मुद्दे को लेकर सर्वेस पर लोग बता देते हैं पूरी बात कि हाँ भ्रष्टाचार है, हाँ जमीन को लेकर तनाव है, हाँ प्रदूषण है। क्या शी जिनपिंग अच्छा है? सब चीनी सिटीजन नागरिक बेचारा हाँ बोल देगा, नहीं तो कल उसको जेल जाना पड़ेगा,
या जो कम बोलेगा शायद जेल तो ना जाएगा, नौकरी से तो निकल ही जाएगा। तो इसीलिए पॉपुलैरिटी में हम नहीं जाएंगे, हम जज करते हैं उनके एक्शंस को लेके। क्या उनके एक्शन से लग रहा है कि उनमें आत्मविश्वास सही है? क्या एक्शन से लग रहा है उन्हें कि उन्हें तनाव है, उन्हें खुद डर है? जैसे मैंने कहा कि चीनी नेतृत्व को, चीनी जनता से लगता है कि डर है, क्योंकि वो आंतरिक सुरक्षा पर खर्चा कर रहे हैं, सोशल क्रेडिट ला रहे हैं और अन्य चीज जो वो कर रहे हैं, उससे लगता है कि चीनी नेतृत्व अपने जनता से डर रही है। अगर डर रही है तो उसका मतलब है कि लोकप्रियता तो जरूर घटी होगी। मनोज भाई और तो ये पूछिए। माना है शक्ति जी के आने वाले समय में कि शी जिनपिंग का स्थान कोई और ले सकता है? ये बताना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत जो किताबें इस पर लिखते हैं, चीन में जो पर्दे के पीछे कम्युनिस्ट पार्टी में क्या होता है वो पूरी बात कभी आती नहीं है। तो हम सब अपना कंजेक्चर करते रहते हैं। हाँ, लग जरूर रहा है, क्योंकि अभी 3 सक्सेसिव वाइस मिनिस्टर्स ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी, तीनों को उन्होंने हटाया। एक को हटाया, दूसरे को हटाया, तीनों जेल में हैं। एक एक हट के बन गया था इंटरपोल का चीफ फ्रांस में। इंटरपोल दुनिया के सब पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस का ऑर्गेनाइजेशन है, उसको वापस बुलाया गया, अरेस्ट किया गया। और ये तीनों वाइस प्रेसिडेंट पब्लिक सिक्योरिटी के जियांग जमीन फैक्शन के हैं, शंघाई फैक्शन। जियांग जमीन फैक्शन अगर नहीं रहता तो शी जिनपिंग पावर में नहीं रहते। अगर आज शी जिनपिंग जियांग जमीन फैक्शन को टारगेट कर रहे हैं, लग रहा है कुछ फैक्शन फाइटिंग हो रही है, अब उस पर मेरे ख्याल से भविष्यवाणी करना, ज्योतिषी के पास जाइए। एनालिस्ट बोलना नहीं चाहिए, एज एनालिस्ट मैं बोलूंगा नहीं। शक्ति जी, एक क्वेश्चन आया शक्ति है। जी जो चाइना जी मनोज भाई, पूछे पूछे। शक्ति जी, एक क्वेश्चन आया बिल्कुल हुआ है आप कि वो एक तरीके से साउथ चाइना सी पर चाइना लड़ रहा है और दूसरी ओर लद्दाख के अंदर भी वो एग्रेशन दिखा रहा है। तो उसका क्या रीजन है कि इतना सारा कॉन्फिडेंस क्या है कि दोनों फ्रंट पे उसको लगता है कि वो लड़ पाएगा? तो इतना उस कॉन्फिडेंस का राज क्या है? देखिए, राज तो एक कि जैसे ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है। एक तो उनका डिफेंस काफी एडवांस कर गया, टेक्नोलॉजी उनको बहुत आ गई है, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत है, और उनको पता है कि दुनिया अभी डिस्ट्रैक्टेड है, कोरोना को लेकर डिस्ट्रैक्ट है। अमेरिका जो दुनिया का लीडरशिप दिखा रहा था अब नहीं दिखा है। ट्रम्प साहब है, ये सब को देखकर उसको लगता है कि यही मौका उनके पास है कि अभी हम जो कर रहे हैं कर ले, और इसलिए वो एक एक कर रहा है। वो चाहता नहीं है, वो डर रहा है कि एक दिन क्वाड जैसा चीज, एक सिक्योरिटी अलायंस ना बन जाए। उसके पहले जो जो वो करना चाह रहा है वो करेगा। हांगकांग में इसलिए वो किया है, ताइवान में इसलिए डरा रहा है, ये उनके पास उनको लग रहा मौका है, जबकि दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है और दुनिया एकजुट नहीं है। वो डरते हैं कि दुनिया एक बार एकजुट हो जाएगी तो वो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो अभी एक्टिव हो रहे हैं। शक्ति जी, एक क्वेश्चन और है कि ज्यादातर जो चीन की जो पॉलिटिकल व्यवस्था है उसमें 10 साल के बाद पावर ट्रांसफर होता है। तो जिनपिंग ने जो लाइफ टाइम प्रेसिडेंटशिप का जो कंसेप्ट निकाला है, उनको लेके पार्टी में कुछ वो मतभेद नहीं है कि वो कैसे हो सकता है कि आज तक जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म प्रिंसिपल पे जो चला उससे थोड़ा ये अलग नहीं हो जाएगा? एक तो नहीं, जैसे मैंने एक तो लाइफ टाइम अभी नहीं है, उन्होंने केवल टर्म लिमिट हटा दिया है। पहले था 2 टर्म, अब टर्म लिमिट हटा दिया है, लाइफ टाइम कभी नहीं कहा है। हाँ, तनाव है, जैसे मैंने कहा, रेंग जिचांग जेल में है, शू जुनून से खिलाफ लिख रहे हैं, वांग किशांग को साइड कर दिया गया है, तो तनाव तो लगता है। मगर क्या तनाव है, कैसे होगा, ये बताना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए मैं भविष्यवाणी में नहीं करूंगा, मैं केवल अभी की स्थिति का आकलन दे रहा हूं आपको। और हम कब पढ़े लिखे लोग हैं, हम खुद समझ सकते हैं क्या हो रहा है। अब हर चीज में हम सही नहीं होंगे, बट लग रहा है कि ये तनाव है और इसलिए उनको करना पड़ा। नहीं तो उनको डर था कि वो हट जाएंगे और अगला रास्ता बदल देगा और उनके खिलाफ चला जाएगा, इसलिए यह बदलाव आया है।
एक दूसरा क्वेश्चन है शक्ति जी, एक आया हुआ है कि ये जो बाहर की कंपनियां अगर एक चाइना से धीरे धीरे निकलना शुरू करेगी, यानी बहुत सारे जो बैड लोन का इश्यूज है, अफ्रीका में वो बैड लोन के सारे बहुत इश्यूज हो रहे हैं, वैसे पाकिस्तान में भी जो उसको इन्वेस्टमेंट है उसका कुछ उसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो ये सब कितने दिन तक चाइनीज इकोनॉमी झेल पाएगी, या वो कैपेसिटी है उसके झेलने की, अगर कुछ गड़बड़ आने संभावना है आगे जाके? अभी तो खैर झेल पाएगी, क्योंकि एक तो पैसा वापस भी आ रहा है, कुछ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गारंटी रिटर्न से उनको फायदा मिल रहा है उसका। वही सामान जो 10 में बेचते थे वो DRI में बेच रहे 100 रुपया में, तो अपना वो प्रॉफिट बना रहे हैं। वो ऐसे नहीं अपने खर्चा पर BRI नहीं कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के खर्चे पर, श्रीलंका के खर्चे पर, मलेशिया के खर्चे पर BRI कर रही है। बट अभी वो झेल पाएंगे, क्योंकि उनके पास काफी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, और उनके बैंकिंग सिस्टम में, जैसे मैंने कहा, फाइनेंशियल डिप्रेशन होता है। उनके जो पॉलिसी बैंक्स हैं, जो हमारे पहले होते थे, अब नहीं हमारे यहाँ, डेवलपमेंट बैंक, एग्रीकल्चर बैंक है, और फिर 3-4 बैंक उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, पॉलिसी बैंक है, उनमें भी काफी डेप्थ है, वो काफी दिन तक कर पाएंगे। बट हाँ, अनिश्चित तो नहीं होगा, कभी न कभी उनको they will have to pay the price। शक्ति जी, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या चीन की आंतरिक स्थिति और भारत की आंतरिक स्थिति में, जैसे कि सीएए, नक्सल, टुकड़े जैसी जो घटनाएं पैदा हो रही है, उनमें चीन का कोई संबंध है? यदि है तो ये कहाँ तक जा सकता है, और भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा पेपर था, बड़ा क्लियर था, वो चीन के अंदर क्या हो रहा है, चीन के आंतरिक तनाव और आंतरिक चुनौतियां पर, उस पर मैं बोल रहा था। इस पर मैंने ज्यादा अध्ययन किया नहीं है, बट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जरूर कहता है कि जो लोग भारत में नहीं सोचते हैं, शायद वो मिलके इधर उधर से, क्योंकि आजकल की लड़ाई और आजकल की दुश्मनी आमने सामने नहीं होती है, अब कोवर्ट होता है। अब चीन, अगर 3000 अमेरिकी कंपनियां केस फाइल कर रही हैं US गवर्नमेंट पर कि आप चीन को क्यों तंग कर रहे हैं, तो आप देखिए किस तरीके से उनका सब जगह जड़ फैला हुआ है। मगर जड़ ऐसी चीज है, वो जमीन के नीचे है, जिसे जड़ दिखती नहीं है, कहाँ निकलेगी। जब असर पड़ता है तब लगता है कि हाँ, ये तो गड़बड़ है, बट अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। बट जैसे मैंने कहा, कॉन्स्टलेशन ऑफ फोर्सेस आप देखेंगे, सर्कमस्टेंशियली तो लगता है कि लोग चाहते नहीं है कि भारत अच्छा करे। शक्ति जी, क्वेश्चन और है कि आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में, भविष्य तो आपको नहीं बताना है, लेकिन आपके हिसाब से वो क्या, ये सारी जो समस्या है, ये युद्ध की ओर ले जाएगी भारत और चीन के बीच, या कुछ इसमें क्या आने वाले समय में होने वाला है? देखिए, युद्ध कोई नहीं चाहता है, युद्ध कोई नहीं चाहता है, बिकॉज युद्ध ऐसी चीज है ना, आप ये शुरू कर सकता है, युद्ध समाप्त कब हो गई ये कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, ये किसी के नियंत्रण में नहीं है। मैं अभी पढ़ रहा था, इराक और ईरान की लड़ाई हुई थी शुरू 1980 में शुरू हुई थी लड़ाई के चौथे दिन सीज फायर की बात हो रही थी। फ्रांस काफी दबाव डाल रहा था, यूनाइटेड नेशंस का दबाव था इराक पर कि आप, तो उन्होंने 4 पॉइंट अग्रीमेंट भी ड्रॉ किया था चौथे दिन युद्ध के, सीज फायर हो जाए। लड़ाई कब समाप्त हुई? 8 साल बाद। चौथे दिन बात हो रही है युद्ध विराम की, युद्ध विराम आया 8 साल बाद। तो युद्ध ऐसी चीज है, ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। अभी जैसे हमने दिखाया, हमारा डिफेंस बड़ा रोबस्ट है, हम किसी को अपने आप पर आक्रमण नहीं करने देंगे, और हम, भारत के हित में भी नहीं है लड़ाई हो, भारत के हित में हो कि शांतिपूर्ण रिश्ता रहे, क्योंकि हमारे लिए, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ईज ऑफ लिविंग अपने नागरिक का इंप्रूव करना है, वो भारत की प्राथमिकता है। गरीबी हटाना हमारी प्राथमिकता है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना कि भारत नौजवान को नौकरी मिले, वो हमारी प्राथमिकता है। वॉर डिस्ट्रैक्शन है हमारे लिए, हम चाहते नहीं है, इसलिए देखिए क्या होता है। एक व्यूअर का दूसरा क्वेश्चन है कि जो चाइनीज इंपीरियलिज्म है, जियांग प्रांत देखिए, टिब्बत देखिए, वहाँ पे कुछ ऐसे मूवमेंट हो रही है जो आगे जाके बहुत बड़ा स्वरूप ले सकता है, कि जैसे कि हमारे यहाँ पे जो टुकड़े गैंग है, वैसे भी वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसी गैंग है। हमारा थोड़ा डिफरेंट तरीके से हो, लेकिन वो तो बिल्कुल इंपीरियलिस्टिक पावर है, तो उसको इंटरनल कुछ ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ गड़बड़ होने वाली है।
वैसे एक व्यूज देखिए भी आया था कि हाँ, बताइए क्या व्यूज आया था? न्यूज आया था कि बहुत सारी गिरफ्तारी जैन प्रांत के अंदर जो उर्गर मुस्लिम्स है उसकी हो रही है, तो वो आंतरिक स्थिति को लेकर उनकी प्रिपेयर्डनेस कैसी है? माइनॉरिटीज को लेके काफी दिक्कत हो रही है उनको। सिंजियांग में बीघर मुस्लिम्स जो हैं, करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में रखा गया है एक तरह से। वो कहते हैं ट्रेनिंग कैंप है, ट्रेनिंग कैंप है नहीं, जेल है। तिब्बत में शुरू हो गया है। इनर मंगोलिया में चीनी भाषा के खिलाफ काफी डेमोन्स्ट्रेशन तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। चीनी सरकार ने कहा कि जो ये करेगा हम सबको जेल में डाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। उनका सबसे बड़ा औजार हाथ में रहता है कि हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, दोबारा नौकरी मिलेगी नहीं हमारे राज्य में। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम जरूर है। तो उसको लेके चीन टूटेगा नहीं, मेरे ख्याल से मुश्किल है, क्योंकि अब जमाना बदल गया पुराने जमाने के जैसा। जबकि ऐसा युद्ध, सिविल वॉर हो सकता है, बट हाँ, अगर चीन में इंटरनल सिक्योरिटी टेंशन बढ़ते जाएगी तो कम्युनिस्ट पार्टी लीडरशिप में जरूर दबाव आएगा कि आप रास्ता बदलिए। अगर आपको चीन को एकजुट रखना है, जो कम्युनिस्ट पार्टी की नेतृत्व चाहती है, तो शायद उनके रणनीति में कुछ कमी रह गई है। उन्हें बदलाव करना पड़ेगा, उन्हें समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं एक स्टेबल चाइना, क्योंकि हमारे बॉर्डर पर अनस्टेबल चाइना हमारे लिए अच्छा नहीं है। 62 में क्योंकि माओ जेडोंग पर बड़ा अटैक था कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, उन्होंने भारत से युद्ध कर दिया। इसलिए चीन में इंस्टेबिलिटी हम भी नहीं चाहते हैं, पर चीन नॉर्मल कंट्री बन जाए, चीनी नियो इंपीरियलिज्म घट जाए, तब मेरे ख्याल से वो हमारे लिए, सबके लिए अच्छा है। एक मौलिक जी का एक क्वेश्चन है कि ये जो पूरा चाइना इंटरनल जो चाइना की कंडीशन है उसके अंदर जो भाषा को लेके इंपीरियलिज्म, अलग अलग स्तर के इंपीरियलिज्म है, रिलीजन को लेके, तो उसमें चाइनीज जो पॉपुलेशन है, जैसे कि रिलीजन इश्यूज है, ऐसे इश्यूज में चाइनीज पॉपुलेशन के व्यू को वो कुछ जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी वो एक्सेप्ट कर रही है कि एक तरीके से ये जिसको कहते हैं कि वो जो एक वो आयरन रोड जैसा स्टेट ने बना दिया है। देखिए, चीनी नागरिक क्या सोचता है ये समझना बड़ा मुश्किल है। मेरे पास कई मित्र हैं, वो तो काफी गाली देते हैं चीनी सरकार को, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को, प्राइवेटली जरूर देते हैं। बट हाँ, ये टेंशन है। इसीलिए अभी शी जिनपिंग ने कहा है कि तिब्बती बुद्धिज्म ठीक है हमारे लिए, प्रोवाइडेड इट बिकम्स सिनिसाइज्ड। यानी कि जो हैन कम्युनिटी है, जो चाइना की डोमिनेंट कम्युनिटी है, आप उसके लाइन में आ जाइए। यानी कि आप तिब्बती भाषा छोड़िए, तिब्बती सभ्यता छोड़िए, तिब्बती ट्रेडिशन छोड़िए, आप सब मदर चाइना का हिस्सा बन जाइए। तो वो शिनजियांग में भी वही कर रहे हैं, मंचूरिया में कर चुके हैं सफलतापूर्वक, मंगोलिया में, इनर मंगोलिया में वही कर रहे हैं। तो ये मैंने कहा, ये मैं कहता हूं एक तरह से इट्स अ साइन ऑफ इंपीरियलिस्टिक आइडिया। बट ये भी दिमाग दिखाता है कि उनको डर है, उन्हें डर है कि अगर तिब्बती अपने आप को तिब्बती समझे और शिनजियांग वाला समझे कि मैं बीघर मुसलमान हूँ और मंगोलिया वाला समझे कि मैं मंगोलियन हूँ, तो ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हेजीमनी के लिए ये अच्छा नहीं है। तो दोनों तरफ से देखिए, चीन अगर यूनिलैटरली एक्ट कर रहा है, इसलिए भी एक्ट कर रहा है कि वो घबराया हुआ है। तो इसलिए मेरा वही कहना है। फिर भी मैं कह रहा हूँ, ये मत समझिए चीन टूटने वाला है, ये मत समझिए कि सिविल वॉर स्टार्ट हो रहा है चाइना में या कम्युनिस्ट पार्टी को चैलेंज करने वाला है। ये जरूर है कि क्या इन तनावों से कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व पर क्या असर पड़ेगा और चीन क्या मोड़ लेगा, ये हमें वॉच करने की बहुत आवश्यकता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हेजेमनी के लिए ये अच्छा नहीं है। हेलो, दिलीप भाई। हाँ दिलीप भाई, हमारे एक मीटिंग 12 बजे शुरू होने वाली है, मैं आपको बता दूं। हाँ 12 बजे मेरी अगली मीटिंग, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो आम चाइनीज है
एक चाइना के अंदर योग बढ़ रहा है, तो एक आम चाइनीज आपका भी मिलना जुलना रहता, तो एक आम चाइनीज का भारत के प्रति दृष्टिकोण क्या है? इसको वो एक लद्दाख वाला जैसे इश्यू उसको लेके एग्रेशन के रूप में देखता है कि उसको भारत के प्रति श्रद्धा है, जैसे कि वो भारत पाकिस्तान वाला जो विषय है वो वहां पे है कि नहीं, कि एक आम चाइनीज का ऐसा प्रश्न है कि आम चाइनीज का भारत के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? ये बड़ा मुश्किल है बताना, बट भारत का बहुत ज्यादा जानकारी उनको है नहीं। आप चाइना में देखिएगा, आप चाइना में एक तो अपने बारे में सोचते हैं और दूसरे उनके दिमाग में अमेरिका का भूत सवार है, अमेरिका एकदम उनका भूत सवार है, तो इसलिए उनके सब चीज वो अमेरिकन प्रिज्म से देखते हैं। और डिस्कशन में आपको बोलेंगे कि नहीं हमको साथ रहना चाहिए ये वो, बट उनके दिमाग में लगता है कि वो भारत को नहीं समझते हैं अपने बराबरी का। उनको लगता है कि आप बहुत दुर्बल देश है, आप हमसे बहुत पीछे हैं, आप हमसे बराबरी करने क्यों आ रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोगों में, आम जनता को मैं कुछ नहीं कर सकता, आम जनता के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, बट उनका थिंक टैंक वर्ल्ड है, एकेडमिक वर्ल्ड है, और धीरे धीरे मुझे काफी जानकारी हो गई उनके लोगों से, मैं टच में भी रहता हूँ। ये उनमें फ्रस्ट्रेशन है कि आप हमसे बराबरी क्यों करें, भाई हमारी बात मान लीजिए। चीन का कहना है दोस्ती हमारी तभी होगी अगर आप हमारी बात मान लें, बस चीन की आप बात मान लीजिए, आप चीन के दोस्त हो गए। आप चीन से सवाल पूछिए, वो कहते हैं आप हमें चैलेंज कर रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है उनके साथ डील करना, क्योंकि उनके लिए इक्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप नहीं होती है, तो हायरार्की वाइज होती है, यही तकलीफ है। और कोई व्यूअर्स का जो हमारी जो टीम में से किसी को क्वेश्चन है, नहीं तो फिर हम समाप्त करें। अजय जी, सुरेश जी, आशुतोष जी, मनोज जी। सुरेश जी, आशुतोष जी, आलोक जी। मुझे लगता है अच्छा इंसाइट मिला है हमें, और आगे सोचने के लिए काफी कुछ मिला है। धन्यवाद आशुतोष जी। प्रश्न ये तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ अंत में, आधा मिनट के लिए। जी सत्य ले भाई। जी सत्य जी। हाँ, मुझे ये अपने मेंबर से, बाकी स्टूडेंट से, रिसर्चर से यही रिक्वेस्ट है कि चीन हमारे लिए बहुत दिन तक चुनौती रहेगा, तो चीन के बारे में जानकारी लेना, समझना, जिज्ञासा रखना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। और चीन को अब मत देखिए एज वन चाइना, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ ज्यादा, और चीन के बारे में 45-46 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं फिर भी नहीं कहता हूँ मैं एक्सपर्ट हूँ। चीन के बारे में समझने इसलिए आवश्यकता है क्योंकि एज ए सेड एक चाइना नहीं है, तो चीन के अंदर क्या हो रहा है इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, इसके बारे में अगर हम समझेंगे तो चीन से हमें जो डील करना है शायद उसमें रियलिज्म हमारी तरफ बढ़ जाएगी, थोड़ा हम जरा कम उनसे घबराएंगे, या साथ साथ अच्छी तरह से उनको समझ पाएंगे। क्योंकि अगर हम नहीं समझ पाएंगे, उनको समझेंगे हमारे जैसे हैं, तो हम उनका रिएक्शन को नहीं समझ पाते, उनकी प्रतिक्रिया क्यों है, वो एक्शन क्यों लेते हैं, ये थोड़े समझने की हमें जरूर आवश्यकता है। और इसलिए वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स में बहुत कम पता लगता है चीन के बारे में। कई वेबसाइट्स अच्छा चीनी अखबारों को, वेबसाइट्स को ट्रांसलेशन करती हैं, उनको पढ़ने में ज्यादा आदमी को रुचि मिलती है, ज्यादा समझ आती है, मोर नुआंस्ड। तो बुलाया मुझे, मौका दिया बोलने का, दिलीप भाई, आशुतोष जी, जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर गुजरात चैप्टर, और बाकी आपके सब कोलैबोरेटर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने यह मौका दिया मुझे। तो एक आभार विधि की ओर मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले तो गुजरात की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र गुजरात के साथ साथ जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र जो हमारी केंद्रीय टीम है दिल्ली की, वो भी हमारे साथ थी। किन्हीं कारणवश आज अन्य पेजेस पर, जो हमारे अन्य पेज हैं उन पर लाइव न हो पाया, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। आज जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र गुजरात के साथ साथ श्री एंड श्रीमती पीके कोटावाला आर्ट्स कॉलेज पाटन, NIMCJ जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिस्ट जो अहमदाबाद में है, साथ साथ JG शाह एंड HP देसाई कॉमर्स कॉलेज अमरोली व विश्व संवाद केंद्र गुजरात,
इतने हमारे साथ सहयोगी थे आज। तो सभी की ओर से शक्ति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले ठीक, थैंक यू।